आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास में पुनर्जागरण के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या इसके कारण रहे। तो आगे मैं आज नेक्स्ट उन कारणों पर प्रकाश डालूंगा। कल मैंने आपको धर्म युद्धों के बारे में, आर्थिक परिवर्तनों के बारे में बताया था। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण के कारणों में कागज का प्रयोग एवं छापे खाने के आविष्कार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। मुद्रण एवं कागज के प्रयोग ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि इससे जो पुस्तकें पहले चर्म पत्रों पर या ताड़ पत्रों पर या अन्य कई विधियों से लिखी जाती थी, आम जन के लिए बहुत दुर्लभ होती थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में लेखन कार्य का प्रयोग होने लगा जो सस्ता एवं लोकप्रिय था। 1450 ईस्वी के आसपास जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला या छापे खाने का आविष्कार किया, जो 1454 ईस्वी में 31 पंक्तियों की एक पुस्तक द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ की प्रतियां यूरोप के पुस्तकालयों में उपलब्ध होने लगी। 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1455 ईस्वी में जर्मनी में इनसे पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, जिससे लोगों में विचारों का आदान प्रदान होने में आसानी रही, सरल सुलभता से उनको उपलब्ध होने लगी। अब उनको धर्म ग्रंथों की संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही और एक नवीन विचारों ने त्वरित एवं दूरगामी संप्रेषण होने से बौद्धिक उथल पुथल की। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया आधुनिक इस्तांबुल पूर्वी रोमन साम्राज्य जो बाजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था की राजधानी था। 1453 ईस्वी में ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया में अनेक पुस्तकालय थे। नगर क्लासिकी एवं विद्याओं के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। इस घटना यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार इतिहास में एक नया मोड़ माना जाता है। ओटोमन तुर्कों ने नगर को लूटना खसोटना प्रारंभ किया, जिससे आतंकित होकर वहां बसे हुए अनेक यूनानी विद्वान क्लासिकी साहित्य के ग्रंथों के साथ इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में पलायन कर गए। इन विद्वानों ने प्राचीन यूनान एवं रोमन क्लासिकी साहित्य के अध्ययन में यूरोप वासियों की अभिरुचि जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि 1453 ईस्वी के पूर्व इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में क्लासिकी साहित्य के अध्ययन की वैचारिक लहर लोकप्रिय हो चुकी थी एवं कुस्तुनतुनिया में यूनानी एवं अन्य विद्वानों का इकट्ठा होना वस्तुतः लैटिन पश्चिमी देशों द्वारा अपने सभ्यता के स्रोतों को ढूंढने की उनकी आकांक्षा का ही एक प्रतिफल था। तो इस प्रकार तुर्कों के आधिपत्य ने यूरोप एवं अन्य देशों में एक नवीन जागृति का संदेश दिया। नेक्स्ट है पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का केंद्र मंगोल साम्राज्य।
13वीं शताब्दी में चंगेज खां के पुत्र कुबलई खां ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत रूस एवं चीन सहित एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जापानी एवं पित्त समुद्र से लेकर पोलैंड, हंगरी का सीमावर्ती प्रदेश सम्मिलित था। इस विशाल साम्राज्य में ईसाई, बौद्ध, इस्लाम एवं अन्य धर्मों के अनुयायी रहते थे। मंगोल साम्राज्य का दरबार एशिया एवं यूरोप की मिलन स्थली बन गया। पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के मध्य महत्वपूर्ण वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। यूरोप की जड़ता एवं तंद्रा टूटी और पूर्वी देशों की उदारवादी विचार तरंगों ने इसे उद्वेलित किया। यूरोप वासियों ने अपनी जड़ों की तलाश में प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकी संस्कृतियों के अध्ययन की ओर उन्मुख हुए। धीरे धीरे पुनर्जागरण की नवीन चेतना का प्रसार होने लगा। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो भी कुबलई खां के दरबार में 1275 ईस्वी में पहुंचा, जो 1292 ईस्वी तक रहा। वहाँ के अनुभवों के आधार पर उसका यात्रा वृत्तांत यूरोप वासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं से ओतप्रोत था। पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण कुस्तुंतनिया यानी मंगोल साम्राज्य यूरोप में नए विचारों के आगमन का माध्यम बना और इस प्रकार पुनर्जागरण में ये सहायक बना। नेक्स्ट है स्कॉलिस्टिक विचारधारा एवं तर्क बुद्धिवाद। स्कॉलिस्टिक दर्शन, जिसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धिवाद यानी तार्किक चिंतन के महत्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। अरस्तु के तर्कशास्त्र को आधार बनाया गया और इस आधार पर संत अगस्टिन के धर्मशास्त्र को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। ये विचारधारा तार्किक चिंतन और बुद्धिवाद की प्रधानता इसमें प्रमुख थी। इस प्रकार स्कॉलिस्टिक विचारधारा ने तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। ये यूरोप के पुनर्जागरण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानववाद, बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिक मन स्थिति, मानव यानी मनुष्य अंधकार में युग मध्यकाल से आधुनिकता की ओर प्रवेश करता है। उनका चिंतन का केंद्र बिंदु मानव हो जाता है, यानी मानव के लिए मानव द्वारा चिंतन, यानी उन्हें समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट होना, मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित होना, यानी सभी का केंद्र बिंदु जो एक अंधकार में रूढ़िवादी विचारधारा से हट करके मानववाद की ओर अग्रसर हुआ। तार्किक चिंतन ने लोगों के मन को तर्क के आधार पर विचार करने के लिए, संवाद करने के लिए संप्रेषण में यानी धार्मिक रूढ़िवादिता कुरीतियों के स्थान पर अपने स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया और अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखा, जिससे जो रूढ़िवादी यानी धार्मिक कुरीतियाँ, मैनर प्रणाली, चर्च को धर्माधिकारी एवं अन्य कई प्रकार की उनके मन के अंदर जो शंकाएं थी, जो लोग एक दबे हुए चिंतन में थोपी हुई विचारधारा से चल रहे थे, उन्होंने तर्क एवं अपने विवेक के इस्तेमाल की शुरुआत की। तार्किक जीवन में लोगों ने एक ऐसा संवाद स्थापित आपस में किया कि यदि मानव के हित में कोई विचारधारा है या स्वतंत्र जीवन
शैली के ऊपर कोई थोपी हुई ऐसी परंपरा है जिसमें मनुष्य घुटन सी महसूस करता है, दबा हुआ महसूस करता है, या रूढ़िवादी परंपरा यानी लकीर पर जो पुरानी प्राचीन परंपराएं चल रही थी उस पर चल रहा है के स्थान पर नवीन सोचने के लिए, नवीन चिंतन, अपनी जो बौद्धिक तार्किक क्षमता है उसका विकास करके उसका जवाब देना शुरू किया। यानी पहली बार पुनर्जागरण में मनुष्य ने अपने विचारधारा इन तार्किक सिद्धांतों, तर्कों के आधार पर बात रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे कि इस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई।